प्यारे बच्चों, अगर आपका 25 फरवरी को यूपी बोर्ड केमिस्ट्री का पेपर है तो आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। केमिस्ट्री में अंतर वाले प्रश्न हमेशा 5 से 10 नंबर के पूछे जाते हैं और आज का ये वीडियो आपको अंतर वाले सभी प्रश्नों का टेंशन खत्म कर देगा। अंतर वाले जो भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे उसमें जो भी प्रश्न होंगे इसी क्लास से होने वाले हैं, तो सभी लोग इस क्लास को जरूर देखिएगा। और साथ में अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो यूपी बोर्ड की जबरदस्त तैयारी के लिए सबसे पहला काम आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अंतिम समय में जो भी क्लासेस चलती हैं वहां से बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन सीधे आते हैं। पिछले साल का रिकॉर्ड रहा है अल्फा का। मैं आपको बता दूं 8 गेस्ट पेपर मैं यूपी बोर्ड वाले बच्चों को देने जा रहा हूं, जिसमें से पहला गेस्ट पेपर आपको इसी चैनल पे दिया जा चुका है, अभी 7 बाकी है। मैं इतना बता देता हूं, 8 के 8 अगर तैयार कर लेते हो तो यूपी बोर्ड में आने वाला हर एक पेपर के हर एक प्रश्न आपको इन्हीं 8 गेस्ट पेपर से मिलेंगे। इतना आपको अनुभव से बता दे रहा हूं। पिछले 6 साल से अपना अनुभव, अपना जितना स्रोत से पूरा लगा के आप सभी लोगों को गेस्ट पेपर दिया जा रहा है। तो भाई सभी क्लासेस के लिए आप लगातार कनेक्टेड रहिए, साथ में जितनी भी क्लासेस लास्ट टाइम में चल रही हैं उसको करते रहिए सभी लोग, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने यह है, प्राथमिक एमीन, द्वितीय एमीन, तृतीय एमीन में अंतर। हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ में चलेंगे। देखो सबसे पहले बात आती है भैया प्राथमिक एमीन क्या होता है। प्राथमिक एमीन है ना, एमीन ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। प्राथमिक एमीन कैसा होता है, देखो ये अगर एक एल्किल समूह के साथ इस तरीके से NH2 जुड़ा हो तो प्राथमिक एमीन होता है। अगर द्वितीयक एमीन की बात करें तो द्वितीयक एमीन क्या होता है, द्वितीयक एमीन, द्वितीयक एमीन की बात करें तो द्वितीयक एमीन इस तरीके से होता है, NH जुड़ा होता है आपका इस तरीके से CH3 से। अगर आपका NH जुड़ा है तो ये द्वितीयक एमीन होता है। और तृतीयक एमीन की बात करें तो तृतीयक एमीन, तृतीयक एमीन क्या होता है, यहां पर यन जुड़ा होता है, यन CH3 ये आपका तृतीयक एमीन होता है। ये आपका प्राथमिक एमीन होता है, ये वाला आपका प्राथमिक एमीन होता है, ये द्वितीयक एमीन, ये तृतीयक एमीन। पहचान क्या होता है इसका, प्राथमिक एमीन में सिंपल देख सकते हो वह NH2 जुड़ा है, द्वितीयक एमीन में NH जुड़ा है और तृतीयक में केवल N जुड़ा है। ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन है। अब इन प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन में अंतर लिखना है तो सबसे पहले आप यहां पे संरचना और अणुसूत्र लिख लो, है ना, अणुसूत्र लिख लो, इससे अंतर लिख लो आप सभी लोग, है ना। सबसे पहला अंतर कि इन दोनों की संरचना इस तरीके से होती है, ठीक है प्यारे बच्चे, ये लिख देना एग्जाम में। और उसके बाद दूसरी बात यहां पे दूसरा इसके रिएक्शन को लिख देना। देखो प्राथमिक एमीन जो होता है एक आता है हिंसबर्ग अभिकर्मक। क्या आता है, हिंसबर्ग अभिकर्मक। जितने भी बच्चों को हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र याद है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करना सभी लोग। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे रहे हैं। हिंसबर्ग अभिकर्मक जिसका सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चे, C6H5SO2Cl, है ना। यह हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है ना। इस हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया करा के हम लोग प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन में अंतर कर सकते हैं। देखो अगर प्राथमिक एमीन जब कभी भी, है ना, प्राथमिक एमीन जो है ना, हिंसबर्ग अभिकर्मक से प्राथमिक एमीन जो है हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया कर लेता आसानी से। जैसे आपके सामने ये है CH3NH2, ये आपका क्या है, प्राथमिक एमीन है ना। यह C6H5SO2Cl इसके साथ अभिक्रिया करता है प्राथमिक एमीन जो है, तो क्या बनाता है बताओ, क्या बनाता है। देखो बहुत ही आसानी से समझने की कोशिश करना। यहां से H निकलता है और ये Cl के साथ अभिक्रिया कर लेता है तो -HCl हो जाता है। तो प्राथमिक एमीन अभिक्रिया करके यहां पर प्रोडक्ट दे देता है। अब C6H5SO2 और NHCH3 ये दे देता है, ठीक है, ये दे देता है। जबकि द्वितीयक एमीन की बात करें, है ना, द्वितीयक एमीन भी हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया कर लेता है ना। CH3NH, है ना, यह
C6H5SO2Cl, यह है द्वितीयक एमीन के साथ अभिक्रिया करने लगता है तो -HCl बाहर निकलता है और देखो Cl और H दोनों अभिक्रिया करके -HCl को बाहर निकाल देते हैं और यहाँ पे C6H5SO2N है ना, यहाँ पे CH3 और CH3 जुड़ता है। ठीक है, अगर बात करें तृतीयक एमीन की तो तृतीयक एमीन अभिक्रिया ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं करता है प्यारे बच्चे, ध्यान समझना। अगर तृतीयक एमीन की बात करें, तृतीयक एमीन की बात करें तो तृतीयक एमीन का सूत्र क्या होता है? NCH3 CH3 ये हो गया, प्लस यहाँ पे C6H5SO2Cl, यह आपका नो रिएक्शन पे जाता है, रिएक्शन नहीं करता है तो नो रिएक्शन ना। तो देखो प्राथमिक एमीन अभिक्रिया कर लिया, द्वितीयक एमीन अभिक्रिया कर लिया, लेकिन तृतीयक एमीन अभिक्रिया नहीं करता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? एक बार बताओ क्यों नहीं रिएक्शन करता है? क्योंकि देखो ये क्लोरीन H के साथ अभिक्रिया करा था, यहाँ पे H है ही नहीं तो अभिक्रिया कहां से करेगा? एक बार कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट करके बताना और नोट्स बुक में इसे लिख लेना। सभी लोग नोट्स बुक में इसको लिख भी लेना अच्छे से। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, इसका नाम लिखोगे सभी लोग, इसका नाम क्या होगा? यन मेथिल बेंजीन सल्फोमाइड। हाँ, यन मेथिल बेंजीन सल्फोमाइड इसका नाम होगा। इसका नाम लिखोगे तो यन कामा यन डाई मेथिल बेंजीन सल्फोमाइड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ रिएक्शन करता ही नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर हो गया? यह क्वेश्चन 100% वाला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना सभी प्यारे भाई। इसके बाद आता है आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में अंतर। यह भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में अंतर कैसे किया जाता है? पहले आप लोग पहचानो। देखो 1 डिग्री एल्कोहल, अब ऐसा कोई बच्चा ना कह दे भैया कि लिपि के एल्कोहल में अंतर करते हैं, नहीं नहीं, ऐसा गलत बात है। 1 डिग्री एल्कोहल, जैसे मान लो हाई गिलास है, इसमें हम दारू रखे हैं, ये 1 डिग्री वाला है, 2 डिग्री वाला है कि 3 डिग्री वाला, कैसे जानोगे? देखो इसके लिए आपके पास एक तरीका होता है। पहली बात तो अगर दारू का सूत्र बाटल के ऊपर लिखा है तो बता सकते हो कैसे? हाँ, और तीसरा यहां पे 3 डिग्री एल्कोहल, दारू का सूत्र अगर बॉटल पे लिखा है तो पहचान सकते हो। जैसे आपके सामने 1 डिग्री एल्कोहल होगा इस तरीके से होगा, CH3 CH2OH होगा, है ना। और 2 डिग्री एल्कोहल होगा तो OH, है ना, CH3 है ना, C और CHOH होगा इस तरीके से, है ना, OH होगा। और 3 डिग्री एल्कोहल होगा तो इस तरीके से होगा OH, है ना, ध्यान समझना, तो OH हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो C जुड़ेगा और यहाँ पे देखो इस तरीके से CH3, है ना, देखो CH3 जुड़ा होगा। अब देखो अगर ये OH जो है केवल ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कि 3 गो CH3 से जुड़ा हुआ है, ये 3 डिग्री एल्कोहल हो गया। ये OH ऐसे कार्बन जुड़ा है जो कि 2 गो CH3 से जुड़ा है, यानी 2 गो कार्बन जुड़ा है, 2 डिग्री एल्कोहल। ये OH ऐसे कार्बन जुड़ा है जो कि केवल अकेले कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री एल्कोहल होगा। समझ में आई बात? एक तो ये तरीका है पहचानने का। एक तरीका मैंने आपको ये भी बताया था पहचानने का तरीका। अगर ये दिया है तो आप पहचान के बता सकते हो। आपको 3 में से घटाना होता है। क्या? ये OH जिस कार्बन जुड़ा उसके ऊपर हाइड्रोजन की संख्या को, जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो 2 घटा दोगे 1 आ जाएगा, ये 1 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे 3 में से घटा दो, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन तो 1 घटा दोगे 2 हो जाएगा। या 3 में से 1 को नहीं है तो 3 में से 0 घटा दोगे 3 डिग्री आ जाएगा। ये भी ट्रिक होता है पहचानने का।
तो ये संरचना हो गया। अंतर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। 5 तरीका होता है अंतर हम लोग कर सकते हैं 5 तरीका से। कौन कौन तरीका से? देखो, पहला तो आप है ना, पहला आप ल्यूकास 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 अभिकर्मक से अंतर कर सकते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक से कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है आप सभी लोग विक्टर मेयर विधि से, विक्टर मेयर विधि से हम लोग अंतर कर सकते हैं, विक्टर मेयर विधि से अंतर कर सकते हैं। तीसरा तरीका होता है प्यारे बच्चे, है ना, तीसरा तरीका ऑक्सीकरण द्वारा भी अंतर कर सकते हैं, ऑक्सीकरण द्वारा ना। तीसरा चौथा तरीका होता है विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण द्वारा अंतर कर सकते हैं। तो ये 4 तरीका होता है अंतर करने का, है ना। लेकिन हम यहाँ पे केवल ल्यूकास वाला पढ़ेंगे क्योंकि एग्जामिनर आपको एक ही से मतलब रखेगा, तो ल्यूकास वाला अभिकर्मक हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे चारों के चारों नहीं पढ़ेंगे, है ना, चारों के चारों हम लोग नहीं पढ़ेंगे, केवल कौन सा पढ़ेंगे? ल्यूकास वाला पढ़ेंगे प्यारे बच्चे, है ना। तो ल्यूकास वाला पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ल्यूकास अभिकर्मक को हम लोग पढ़ेंगे। तो ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है देखेंगे। ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है ये देखेंगे हम लोग। किसी बच्चे को पता है ल्यूकास अभिकर्मक? बताओ, किसी बच्चे को पता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए कि ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है। जी सरकार बताए, ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है? बहुत ही आसान सी चीज होता है, सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 का विलयन होता है ल्यूकास अभिकर्मक, है ना। सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 का विलयन होता है। कौन सा? ये ल्यूकास अभिकर्मक सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 का विलयन होता है। कौन सा? ये ल्यूकास अभिकर्मक, ठीक है। अच्छा जी सरकार, अब देखो हमारे पास ये एल्कोहल हो गया, दारू, ये एल्कोहल हो गया। क्या हो गया? यह एल्कोहल ना, एल्कोहल एल्कोहल इसमें क्या भरा है भैया? दारू, दारू एल्कोहल भरा है, ससुरा एल्कोहल भरा है इसमें, है। ये एल्कोहल हो गया। इस एल्कोहल को हम लोग क्या करा रहे हैं, है ना, इस एल्कोहल की अभिक्रिया इसमें हम लोग डाल रहे हैं। क्या? इसमें सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 को डाल रहे हैं। सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 को डाल रहे हैं, है ना। इसमें 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 सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 को डाल रहे हैं। अगर डालेंगे तो यहां पे 3 कंडीशन होता है। अगर तृतीयक एल्कोहल रहेगा तो तुरंत ही धुंधलापन उत्पन्न हो जाएगा। अगर यहां पे तृतीयक एल्कोहल होगा, 3 डिग्री एल्कोहल होगा, तो क्या होता है? तुरंत धुंधलापन उत्पन्न हो जाता है, तुरंत धुंधलापन उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अगर तृतीयक एल्कोहल होता है, पहली पॉइंट, है ना। अगर द्वितीयक एल्कोहल होता है, 2 डिग्री एल्कोहल होता है, तो 5 से 10 मिनट में क्या होता है? धुंधलापन होता है। 5 से 10 मिनट में धुंधलापन होता है। अगर तृतीय 1 डिग्री एल्कोहल होता है, 1 डिग्री एल्कोहल होता है, अगर 1 डिग्री एल्कोहल होता है तो यहां पे नॉर्मल कंडीशन में धुंधलापन होता ही नहीं है ना। तो कमरे के ताप पर धुंधलापन नहीं होता है, होता है। गर्म करना होता है, इसे क्या करना होता है? गर्म करना होता है। ये 3 कंडीशन हो गए, है ना। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में अंतर हम लोग ल्यूकास अभिकर्मक से करते हैं।
और बाकी विक्टर मेयर, ऑक्सीकरण, विहाइड्रोजनीकरण, ये सब चीजें आप लोग जो है क्लासेज में पढ़े होंगे। मैं आपको बता इसलिए दिया, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कौन कौन से विधि से हम लोग ल्यूकास अभिकर्मक का अंतर करते हैं, तो ये 4 विधि से अंतर करते हैं। ठीक है सरकार, क्लियर है? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना सभी लोग। नेक्स्ट रिएक्शन होता है ये SN1 तथा SN2 रिएक्शन में अंतर। कौन कौन बच्चा बता सकता है कि SN1 रिएक्शन क्या होता है? SN1 रिएक्शन किस चैप्टर का क्वेश्चन है? SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया। ये सभी प्रश्न हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि SN1 अभिक्रिया में क्या क्या अंतर होता है। देखो SN1 अभिक्रिया आपको पता है कि यह आपका क्या होता है, दो पदों में क्या होता है, में पुड़ होता है, पुड़ होता है। SN1 अभिक्रिया 2 पदों में पुड़ होता है, जबकि यह 1 पद में पुड़ होता है। 1 पद में क्या होता है, पुड़ होता है, पुड़ होता है। यह बात हो गई जी सरकार। दूसरी बात यहां पे ध्यान देना सभी लोग, यह जो SN1 अभिक्रिया होती है ना, इसमें मध्यवर्ती क्या बनता है, तो कार्ब धनायन बनता है ना। और इसमें मध्यवर्ती क्या बनता है भैया, बताओ मध्यवर्ती क्या बनता है? एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसमें मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बनता है, संक्रमण अवस्था बनता है। ठीक है सरकार। तीसरी बात जरा बताना, तीसरी बात बताना जरा, इसमें मध्यवर्ती की कोटि कितनी होती है, 1 होती है। तो सॉरी, SN1 अभिक्रिया की कोटि जो होती है, इसकी कोटि कितनी होती है, 1 होती है, सिंगल कोटि की रिएक्शन होती है। और इसकी कोटि कितनी होती है, इसकी कोटि आपकी 2 होती है। ये बात याद रख लेना। चौथी पॉइंट यहां पे क्लियर करना सभी लोग, जो SN1 अभिक्रिया होता है, इसकी क्रियाशीलता का क्रम कैसा होता है, बताओ। इसका क्रियाशीलता का क्रम, इसमें 3 डिग्री वाला सबसे तेज, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला, इस तरीके से रिएक्शन होता है। और इसमें उल्टा होता है SN2 में, इसमें 1 डिग्री वाला सबसे तेज, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 3 डिग्री वाला करता है। ये क्रियाशीलता का क्रम हो जाता है। ये SN1 और SN2 के बीच ये अंतर हो जाएगा। ठीक है भैया, क्लियर कर लोगे, 4 अंतर लिख दोगे पूरा नंबर मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट अंतर आता है फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में अंतर। ठीक है सरकार, ये सभी प्रश्न पूछने वाले हैं, इतना मैं बता दे रहा हूं। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, बताओ। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, और एसिटल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, बताओ। डिहाइड का पहला सूत्र, तो ये सूत्र से अंतर कर लो, है ना। पहला अंतर तो आप सूत्र से कर सकते हो कि इसका सूत्र क्या होता है, HCHO होता है, और इसका सूत्र क्या होता है, CH3CHO होता है। ये तो पहला सूत्र से अंतर कर लिया आप लोगों ने। दूसरी बात यहां पे देखो, ये फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है ना, अमोनिया के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, बताओ। हाँ, यह अमोनिया के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, HCHO NH3 अमोनिया के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, बताओ। तो देखो 6,4 यूरोट्रोपिन, है ना, CH2 6N4 बनाता है, जिसको हम लोग यूरोट्रोपिन कहते हैं। ये बनाता है यूरिया अमोनिया के साथ क्रिया करके। और यहां पर एस्टल्डिहाइड अमोनिया के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, आपको पता होगा। एस्टल्डिहाइड अमोनिया के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, CH3CHO, है ना। ये अमोनिया NH3 के साथ रिएक्शन देता है, तो योगात्मक अपक्रिया देता है यहाँ पे CH3, इस तरीके से CH3 ना, CH3HCOH और यहाँ पे NH2 हाइड्रॉक्सिल एमीन, है ना। ये आपका इस तरीके से रिएक्शन देता है, योगात्मक अपक्रिया देता है। तीसरी बात यह आपका HCHO जो होता है, यह आपका, है ना, यहाँ पे ध्यान देना सभी लोग, यह आपका
आयोडीन और NaOH के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, आइडोफार्म रिएक्शन नहीं देता है। जबकि ये क्या करता है, CH3CHO जो है ये क्या करता है, आयोडीन I2 प्लस NaOH के साथ रिएक्शन देकर आपको क्या बना देता है, CHI3 आइडोफार्म बनाता है ना। तीन अंतर बहुत है, और अंतर लिख सकते हो, और अंतर लिख सकते हो, क्या अंतर लिख सकते हो बताओ, और अंतर लिख सकते हो, चौथा अंतर लिख लो, है ना। तीन अंतर बहुत है, चौथा अंतर लिख लो। HCHO जो है ये गिगनार्ड अभिकर्मक CH3 MgBr के साथ क्रिया करके, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना क्या बनता है। प्लस में जल अपघटन H2O कराने पर यह आपका क्या बनाता है, एस्थिल एल्कोहल CH3CH2OH बनाता है। जबकि अगर CH3CHO का देखोगे तो CH3CHO का देखोगे, यह गिगनार्ड अभिकर्मक CH3 MgBr के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, यहां पर कीटोन बनाता है, C डबल बॉन्ड O CH3CH3, ये कीटोन बनाता है, कीटोन बनाता है, कीटोन बनाता है, ठीक है, ये कीटोन बनाता है। तो ये तीन चार अंतर आप लिख दोगे, रिएक्शन का काम हो जाएगा। जैसे मैंने लिखवाया ऐसे ही तैयार कर लो, यही आपके बोर्ड परीक्षा में पूछेगा, इतना मैं बता देता हूं प्यारे बच्चों। पूरा दम लगा दो प्यारे भाई, और हाँ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, और लाइक, देखो वो सब बच्चे वीडियो देख रहे हो यार, लाइक कर दो यार, लाइक कर दो, इतना मेहनत से इतना मेन पॉइंट खोज कर लाता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट अंतर देखो यहाँ पे, अच्छा नेक्स्ट अंतर देखो मैंने टाइप करवा दिया है, ग्लूकोज और सुक्रोज में अंतर, है ना। देखो ग्लूकोज और सुक्रोज में दो रासायनिक समीकरण भी देना है अंतर वाला, है ना। तो देखो भैया अंतर, सबसे पहला बात देखो परीक्षण में, देखो पहली बात, अगर ग्लूकोज का सूत्र देखोगे, ग्लूकोज का सूत्र, तो ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है, ये होता है। सुक्रोज का क्या होता है, C12H22O11 होता है सुक्रोज का सूत्र, है ना। अब परीक्षण का देखोगे तो परीक्षण में सबसे पहला परीक्षण देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जली विलयन में जब फेलिंग विलयन डाला जाता है तो क्या होता है। देखो ये क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है, कौन, ग्लूकोज देता है क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप, ये लाल अवक्षेप नहीं देता, कौन, सुक्रोज नहीं देता है। ये पहली बात कनेक्ट कर लेना। दूसरी बात, पदार्थ के जली विलयन में जब टालेन अभिकर्मक डाला जाता है तो ये सिल्वर दर पर Ag या फिर काला अवक्षेप देता है, जबकि ये सिल्वर दर पर Ag या काला अवक्षेप नहीं देता, कौन, ये आपका कौन सा, सुक्रोज, ठीक है प्यारे बच्चे, बात क्लियर हुआ। अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पे, पदार्थ के जली विलयन में जब रिसनाल या सांद्र HCl डाला जाता है तो ये कौनो अवक्षेप नहीं देता है, ये क्या करता है, एथिल एल्कोहल में घुल जाता है भूरा अवक्षेप बना के। ये तीन अंतर है, आप इसको लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, है ना। ये दोनों, ये ग्लूकोज इन दोनों के साथ रिएक्शन देता है, ये नहीं देता है ना, और ये इसके साथ देता है, वो नहीं देता है, ये पहला अंतर लिख सकते हो। नेक्स्ट अंतर जो कि 2025 परीक्षा में भी पूछा था, वह DNA RNA में अंतर, बहुत ही गजब का अंतर है। DNA और RNA में अंतर, ये तो बायोलॉजी वाला प्रश्न है, बायोलॉजी के बच्चों के लिए इसे कनेक्ट कर सकते हो। तो DNA RNA में क्या अंतर होता है, देखो यह केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक के पाए क्रोमोसोम में पाया जाता है, ये DNA है ना, पाया जाता है, और यह मुख्यतः कोशिका द्रव में यानी साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ये आप याद लिख सकते हो। यह केंद्रक में पाया जाता है कौन, DNA, और यह मुख्यतः कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म में पाया जाता है RNA, ठीक है। अच्छा इसको कहा जाता है डीऑक्सी राइबोस शर्करा कहा जाता है, किसको, DNA को कहा जाता है। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, डीऑक्सी राइबोस शर्करा DNA को कहा जाता है, ताकि याद हो जाए सभी लोगों को। और RNA को क्या कहा जाता है, राइबोस शर्करा कहा जाता है। देखो D से DNA तो D से डीऑक्सी राइबोस शर्करा, R से RNA, R से राइबोस शर्करा, ठीक है। अच्छा अब देखो DNA में क्या होता है, साइटोसिन तथा थाइमिन नामक क्षारक होता है, साइटोसिन और थाइमिन नामक क्षारक होता है DNA में, ठीक है। जबकि RNA में साइट्रोसिन और यूरोसिल नामक क्षारक होता है। RNA में क्या होता है, साइट्रोसिन तथा यूरोसिल नामक क्षारक होता है, किसमें, RNA में, ठीक है। DNA के अणु अत्यधिक विशाल होते हैं, किसके, DNA के अणु जो है अत्यधिक विशाल होते हैं, जबकि RNA के अणु अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, है ना, ये याद रख सकते हो। तो पहला अंतर क्या है, ये क्रोमोसोम में पाया जाता है। आंख बंद करो, मेरी बातों को ध्यान से सुनना ताकि याद हो जाए। DNA क्रोमोसोम में पाया जाता है, ये साइटो
प्लाज्म या फिर आप कोशिका द्रव में पाया जाता है आरएनए। डीएनए को डीऑक्सीराइबोस शर्करा कहा जाता है, आरएनए को राइबोस शर्करा कहा जाता है। डीएनए को साइटोसिन या थाइमिन नामक क्षारक डीएनए में होता है, जबकि आरएनए में साइट्रोसिन और यूरोसिल नामक क्षारक होता है। डीएनए अत्यधिक विशाल अणु होता है, जबकि आरएनए अपेक्षाकृत छोटा अणु होता है। डीएनए की संरचना द्विकुंडलीकृत संरचना होती है, द्विकुंडलीकृत संरचना होती है डीएनए की, जबकि आरएनए की संरचना एक सूत्री कुंडलीकृत संरचना होती है ना। और यह अनुवांशिकी गुणों को स्थानांतरण में भूमिका निभाते हैं कौन, डीएनए, और ये प्रोटीन के संश्लेषण में काम करते हैं कौन, आरएनए। तो आरएनए के 3-4 पॉइंट याद कर लेना, फिर से मैं याद करा रहा हूं, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट, 2025 में पूछा था और बोर्ड के पेपर में पक्का देखने को मिलेगा ये सभी अंतर। पहला अंतर क्या है, डीएनए क्रोमोसोम गुणसूत्र में पाया जाता है, केंद्रक के गुणसूत्र में डीएनए पाया जाता है, जबकि यह आरएनए कहां पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। डीएनए का नाम डीऑक्सीराइबोस शर्करा, आरएनए का नाम राइबोस शर्करा। डीएनए साइटोसिन तथा थाइमिन पिरिडिन नामक क्षारक से बना होता है, जबकि आरएनए साइट्रोसिन तथा यूरेसिल नामक क्षारक से बना होता है। डीएनए के अणु अत्यधिक विशाल होते हैं, आरएनए के अणु अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। ठीक है सरकार, आगे चलो। इसकी यानी डीएनए की द्विकुंडलित संरचना होती है, जबकि आरएनए की एक सूत्री कुंडलित संरचना होती है। डीएनए अनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण में काम करता है, जबकि आरएनए प्रोटीन के संश्लेषण में काम करता है। ठीक है ना प्यारे बच्चे। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट लास्ट वाला ना, ये वाला फ्रक्टोज तथा ग्लूकोज में अंतर। देखो फ्रक्टोज और ग्लूकोज में पहली बात, देखो दोनों का सूत्रवात एक का होता है, फ्रक्टोज का भी सूत्र होता है क्या, ग्लूकोज का सूत्र भी C12H12O6 होता है, और फ्रक्टोज का भी सूत्र C6H12O6 होता है। अंतर क्या होता है, देखो ग्लूकोज जो होता है प्यारे बच्चे, ये जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज पके हुए अंगूर, शहद, अधिकांश मीठे फलों में पाया जाता है, इसे अंगूर शर्करा के नाम से जाना जाता है। जबकि फ्रक्टोज फलों के मुख्य अवयव होता है, इसे फलों की शर्करा कहा जाता है। ठीक है, अच्छा ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डोहेक्सेन होता है। ग्लूकोज आप लोग पढ़े होंगे संरचना, ग्लूकोज में CHO होता है, जबकि फ्रक्टोज में कीटोहेक्सेन होता है, इसमें 5 सदस्य वाला वलय होता है, इसमें 6 सदस्य वाला वलय होता है। यह अंतर है। फ्रक्टोज में कीटोहेक्सेन होता है, मैंने आपको पढ़ाया है फ्रक्टोज क्या होता है, कीटोहेक्सेन होता है। ग्लूकोज क्या होता है, एल्डोहेक्सेन होता है। ये बात मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। अरे संरचना देख लोगे तो इसमें क्या होता है, CHO, ये संरचना होता है CHO, CHOH4 और CH2OH होता है, ये ग्लूकोज होता है। इसमें देखोगे ना तो ये CHO पाया जाता है, और इसकी देखो यहाँ पे इसमें CH2OH है ना, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और CHOH थ्राइस है ना, थ्राइस, और यहाँ पे CH2OH होता है। तो यहाँ पे देखोगे प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे कीटोन समूह होता है, ये कीटोन समूह होता है, और ये यहाँ पे एल्डोल समूह होता है। तो इन दोनों में यह अंतर होता है। ठीक है, इसलिए एल्डोहेक्सेन होता है, ये कीटोहेक्सेन होता है। इसमें 5 सदस्य वाला वलय, यहाँ 6 सदस्य वाला वलय होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखो, यहाँ पे ग्लूकोज दक्षिण ध्रुवक होता है। ग्लूकोज क्या होता है, दक्षिण ध्रुवक होता है, इसे हम डेट्रोक्स भी कहते हैं, जबकि यह वाम ध्रुवक होता है ना, वाम ध्रुवक होता है ना। यानी ग्लूकोज डी फॉर्म में पाया जाता है, ये अल्फा में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा ग्लूकोज जो होता है HNO3 के ऑक्सीकरण से सैकरिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज HNO3 के ऑक्सीकरण से क्या बनाता है, सैकरिक अम्ल बनाता है। और फ्रक्टोज HNO3 के ऑक्सीकरण से क्या, ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है। ठीक है, ये बातें हैं, और टार्टरिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज ब्रोमीन जल के साथ अपक्रिया करके ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है, यह फ्रक्टोज ब्रोमीन जल के साथ ऑक्सीकृत नहीं होता है। ये बात याद रख सकते हो। ये 3-4 चीजें हैं जो कि याद रखना। ग्लूकोज ब्रोमीन जल के साथ अपक्रिया करके ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है, जबकि फ्रक्टोज ब्रोमीन जल के साथ अपक्रिया ही नहीं करता है। ठीक है, ये सब लिख सकते हैं। ये HNO3 के साथ क्या सैकरिक अम्ल बनाता है, ये HNO3 के साथ ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है ना। ये डी फॉर्म, ये एल फॉर्म होता है, याद कर सकते हो। और ये कीटो समूह एल्डो समूह होता है, ये भी याद कर सकते। ये पके फलों में से पाया जाता है, इसे अंगूर शर्करा के नाम से पाया जाता है, लेकिन इसे अलग किया जा सकता है। ठीक है, ये बात हो जाएगी। चलो नेक्स्ट अंतर जो कि बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यह है आपका यहाँ पर क्या,
अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर, यह भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है और ये कई बार मैंने आपको कराया। देखो अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, ये सैद्धांतिक मान होता है। ये क्या होता है, सैद्धांतिक मान होता है जिससे कि अभिक्रिया से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे आपके सामने H2+Cl2 है, गिव्स आउट 2HCl, तो ये आपका सैद्धांतिक मान होता है। इसमें मेरे प्यारे बच्चे देखो दो, एगो H2 एगो 2Cl है, तो दो यहाँ पर इसकी आणविकता हो जाएगी, है ना। लेकिन वहीं पर कोटि जो होता है एक प्रायोगिक मान होता है जिसका समीकरण, जिसका वेग समीकरण के अभिकारकों के सांद्रता के घातों के योग के बराबर होता है। ये प्रायोगिक मान होता है कौन, अपक्रिया की कोटि जो है ना। अब इसके लिए देखोगे अपक्रिया कोटि 0 होती है, समझ में आया। इसको सैद्धांतिक मान यानी रासायनिक अपक्रिया को देखकर आप इसका मान निकाल सकते हो, जबकि यह आपकी अपक्रिया कोटि क्या प्रायोगिक मान होता है। इसको अपक्रिया को देखकर हम नहीं पता कर सकते हैं, ये बात समझ लेना, है ना। इसको हम प्रयोगों द्वारा पता करते हैं। अच्छा, अपक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती, जबकि अपक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है। जबकि अपक्रिया कोटि क्या हो सकती है, शून्य हो सकती है। अच्छा, अपक्रिया का सदैव मान पूर्णांक होता है, 1 या 2 ये होता है, जबकि इसका अपक्रिया कोटि का मान भिन्नात्मक भी हो सकता है। ठीक है सरकार, अपक्रिया कोटि का मान भिन्नात्मक भी हो सकता है निश्चित। और अपक्रिया की कोटि सदैव धनात्मक होता है, जबकि इसका कोटि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। इसकी अभिक्रिया की जो है कोटि धनात्मक ऋणात्मक दोनों होती है, वो धनात्मक हो सकता है। ये हमेशा पूर्णांक होता है, ये पूर्णांक नहीं भी हो सकता, भिन्न भी हो सकता है, दशमलव में भी जा सकता है। ये शून्य हो सकता है, ये शून्य नहीं, ये शून्य नहीं हो सकता। अपक्रिया की आणविकता शून्य नहीं हो सकता, ये शून्य भी हो सकता। कौन, अपक्रिया की कोटि, ये भी याद रख सकते हो। अच्छा, इसके बाद बोर्ड में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला अंतर ये भी है, विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल में अंतर, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, इसे सेल की विद्युत ऊर्जा को ये क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये विद्युत अपघटनी सेल होता है। जबकि विद्युत गैल्वेनिक सेल क्या होता है, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये बात याद रख लेना। ये सेल के बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा दी जाती किसने, विद्युत अपघटनी सेल में। जबकि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, यह विद्युत ऊर्जा प्राप्त करता है। गैल्वेनिक सेल जो होता है ये विद्युत ऊर्जा प्राप्त करता है। आप लोग देखे होंगे विद्युत अपघटनी सेल जो होता है इसमें एनोड कैथोड क्या होता है, एक ही में पड़ा होता है। इस तरीके से एनोड, ये कैथोड एक ही में पड़ा होता है। जबकि विद्युत रासायनिक से इसमें क्या होता है, इसमें एनोड और कैथोड अलग अलग सेल में पड़ा होता है, अलग अलग सेल में इस तरीके से पड़ा होता है ना, एनोड और कैथोड, है ना। तो इसमें देखो यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करने पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। इसमें स्वतः रिएक्शन होता है। ये इसमें कैथोड ऋण ध्रुव तथा एनोड यहाँ पर धन ध्रुव होता है। कैथोड ऋण ध्रुव में होता है और एनोड धन ध्रुव में होता है। जबकि इसमें कैथोड धन ध्रुव में होता है, एनोड ऋण ध्रुव में होता है। ये पॉइंट तैयार कर सकते हो आप सभी लोग। तो ये अंतर हो गए। अब देखो एक अंतर मैं आप सभी लोगों को दूंगा होमवर्क, मुझे बस इतना बता देना, एल्डिहाइड जिसमें CHO समूह होता है और कीटोन जिसमें CO समूह होता है, इसमें अंतर बता दो। मैं तो दो आपको ऐसी मुंह जवानी बता दे रहा हूं, फेलिंग विलेन, टालिन अभिकर्मक। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि फेलिंग विलेन क्या बनाता है, टालिन अभिकर्मक क्या बनाता है। प्यारे बच्चे, जबरदस्त कंटेंट के साथ में आप सभी लोग जुड़े रहिए एकदम बढ़िया तरीके से। यहाँ पर आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी जबरदस्त चल रही है। 8 गेस्ट पेपर में से 7 अभी बाकी है और मैं आपको बता देना चाहता हूं हर एक गेस्ट पेपर कर लिए तो क्वेश्चन उसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और हाँ, वे सभी बच्चे जो अभी तक इस अंतिम प्रयास यूपी बोर्ड के इस बैच से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाना यूपी बोर्ड के अंतिम प्रयास वाले बैच से, क्योंकि यहां पर आपको जबरदस्त तैयारी कराई जा रही है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न की क्लासेज एक साथ यहां पे मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात है पिछले 5 साल के महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें मिल जाएंगे, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाएगा। और गेस्ट पेपर जितना 8 के 8 मिलने वाले हैं यहीं पे मिलने वाले हैं, इसलिए आप सभी लोग जरूर से जरूर इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। लास्ट टाइम में मार्च 249 में बैच है और इसमें आप देख सकते हो ना, लास्ट के 30 दिन में जो चीजें पढ़ना है, जो टिप्स एंड ट्रिक्स है जो कि आपको टॉपर बना सकती, वे सभी चीजें यहाँ पे दिया जा रहा है। और इसी बैच से पढ़कर यूपी के 3rd रैंक तक के बच्चे लाए हुए हैं, ये मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ। इसलिए लास्ट टाइम में पूरा दम लगाकर इस बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बढ़िया से बढ़िया कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय मां सरस्वती।